स्पेस हैं उनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आपने फर्स्ट एक्सियम स्पेस की डेफिनेशन में क्या किया था कि अ टोपोलॉजिकल स्पेस x2 इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल और फर्स्ट एक्सियम स्पेस इफ इट हैज काउंटेबल लोकल बेस, बट इन द डेफिनेशन ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेस और सेकंड एक्सियम स्पेस a topological space x2 is said to be second countable or second axiom if it has a countable base for topology 2. क्लियर? फर्स्ट काउंटेबिलिटी में टोपोलो एक लोकल बेस एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि जब हम लोकल बेस की बात करते हैं तो पॉइंट्स की बात करते हैं। फॉर ईच पॉइंट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ लोकल बेस, देन द स्पेस इज कॉल्ड फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, एंड इफ फॉर टोपोलॉजी 2 देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस देन इट इज कॉल्ड सेकेंड काउंटेबल स्पेस। ठीक है, तो दैट इज आगे देखिए डेफिनेशन में, दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट बेस बीटा इज इक्वल टू b1 b2। जब भी काउंटेबल आप बेस को या लोकल बेस को आप काउंटेबल वर्ड यूज कर रहे हो तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा आपके सीक्वेंस की फॉर्म के एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स आप हमेशा उसके एलिमेंट्स ऐसे ही लोगे b1 b2 b3 या g1, नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, g1 g2 g3 एंड सो ऑन फॉर 2, बिकॉज बीटा आपके पास क्या है, काउंटेबल है। अब देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेसेस। द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल स्पेस। दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट if R2 be a usual topological space, then it has countable base. Now we will prove that topology tau, where which topology tau? Tau is a usual topology here, so we have to prove that tau has a countable base. So अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है बीटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हुए। ऊपर जब लोकल बेस की हम बात करते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं। वन थिंग क्या होती है कि बीटा के मेंबर्स शुड बी ओपन सेट, और सेकंड थिंग क्या होती है, एवरी मेंबर ऑफ बीटा शुड बी ए नेबरहुड ऑफ एक्स। जब आप लोकल बेस डिफाइन करते हो तो आपको ये दो चीज़ें माइंड में सेट करनी होती है, बट यहाँ पर हमें लोकल बेस की बात नहीं हो रही। अब हमें सेकंड काउंटेबिलिटी प्रूव करनी है। दैट मीन्स हमें सिर्फ बेस एग्जिस्ट करवाना है विच शुड बी काउंटेबल। तो बेस जब हमें एग्जिस्ट करवाना है तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि बीटा, एवरी मेंबर ऑफ बीटा शुड बी ओपन सेट। ठीक है, क्योंकि बेस की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, बीटा इज अ सबसेट ऑफ टो। फर्स्ट कंडीशन जो होती है बीटा सबसेट होना चाहिए टो का। दैट मीन्स वी हैव टू कीप इन माइंड दैट एवरी मेंबर ऑफ बीटा शुड बी अ टो ओपन सेट। तो हर एक मेंबर टो ओपन सेट होना चाहिए। अब यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में जो टो के मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने कलेक्शन बीटा डिफाइन की जिसके अंदर ओपन इंटरवल्स किस टाइप के हैं, ए बी, और ए बी आपने रेशनल नंबर्स लिए हैं। यहाँ पर ये चीज़ नोट करने वाली है कि ए बी हमने क्या लिया है, रेशनल नंबर्स। ये भी हम क्यों लेके चल रहे हैं, रेशनल नंबर्स क्यों लिया है, क्योंकि हमने बीटा को काउंटेबल भी प्रूव करना है। अगर यहाँ पर हम ए बी क्यू नहीं लेते तो फिर काउंटेबिलिटी वाली कंडीशन आपकी पेंडिंग रह जाएगी। वो बेस तो बन जाएगा बट दैट बेस वुड नॉट बी काउंटेबल। तो सिर्फ काउंटेबिलिटी की कंडीशन को भी प्रूव करने के लिए हमने ए बी रेशनल नंबर्स लिए हैं, क्योंकि रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हमेशा क्या होता है, काउंटेबल होता है। और अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबल है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका बीटा भी काउंटेबल हो जाएगा। तो हमने बीटा कैसा डिफाइन किया, ओपन इंटरवल्स ए बी। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। टू प्रूव दैट बीटा इज अ बेस फॉर टू, तो फर्स्ट कंडीशन जो है बीटा इज कंटेन इन टू, ये तो ट्रिवली ट्रू है बिकॉज एवरी मेंबर ऑफ बीटा क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है, और टो के भी क्या है, ओपन इंटरवल्स। बल्कि बीटा के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन है कि जो एलिमेंट्स हैं ए और बी, जो एंड पॉइंट्स हैं आपकी, वो रेशनल नंबर्स होने चाहिए। लेकिन टो के अंदर कोई कंडीशन, टो के अंदर सारे ओपन इंटरवल्स आपके होते हैं। दैट मीन्स बीटा इज अ सबसेट ऑफ टो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, इफ वी टेक अ पॉइंट x फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर एंड u बी एनी नेबरहुड ऑफ x, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, देयर एग्जिस्ट अ मेंबर ऑफ बीटा बिटवीन x एंड दैट नेबरहुड u। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि x और u के बीच में बीटा का एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम नेबरहुड की डेफिनेशन लगाते हैं, बिकॉज u इज अ नेबरहुड ऑफ x, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल। क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में बात करें इसलिए ओपन सेट क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। सो देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल which you can take an x minus epsilon, x plus epsilon or x minus delta, x plus delta lying between x and u। ये नेबरहुड की डेफिनेशन आपने लगाई। अब यहाँ से देखिए, वी नो दैट अब x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा में। इट मीन्स जो x है वो लेस देन x प्लस डेल्टा है,
ये तो ट्रू है कि x ऑलवेज लेस देन x प्लस डेल्टा होगा। अगर x और x प्लस डेल्टा, ये दो है आपके पास, x और x प्लस डेल्टा, रिलेशन क्या है दोनों में, ये जो x है वो छोटा है x प्लस डेल्टा से, दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो वी नो दैट एक थ्योरम होती है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर ऑलवेज लाई इनफाइनाइटली मैनी rational numbers. So because x and x plus delta are two distinct real numbers, so there exists a rational number, say b, between them. That means x less than b less than x plus delta. Similarly, when you take x minus delta less than x, then you have two different real numbers, x minus delta and x. So again applying that theorem, we have a rational number, say a, between these distinct real numbers x minus delta and x. That means x minus delta less than a less than x. Combine these two, we will get x minus delta less than a less than x लेस देन बी लेस देन एक्स प्लस डेल्टा। तो जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया। अब यहाँ से देखिए, इट मीन्स वी कैन से दैट एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, ये जो बीच में आपकी इनइक्वालिटी है, इससे आप क्या कह सकते हो, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। इट मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, and open interval AB is a subset of x minus delta to x plus delta, and this x minus delta x plus delta open interval is contained in U by the definition of neighborhood। ये ऊपर आपको दिखाई दे रही है जो डेफिनेशन। तो यहाँ से आपके पास आ गया x बिलोंगिंग टू ए बी इज कंटेन्ड इन U वेयर ए एंड बी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब आपने एक पॉइंट लिया था और आपने एक नेबरहुड लिया था U, और उन दोनों के बीच में आपने ये एलिमेंट एग्जिस्ट करवा दिया, और ये एलिमेंट अब बीटा का बन गया क्योंकि यहाँ पर ए भी रेशनल नंबर है और बी भी रेशनल नंबर है। दैट मीन्स जो आपकी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी होती है बेस की, वो यहाँ पर फुलफिल हो गई है। सो बीटा बिकम्स अ base for the topology tau, and beta is also countable because beta के अंदर किस टाइप के मेंबर थे, ordered pair a b टाइप के एलिमेंट थे। a भी रेशनल नंबर था, b भी रेशनल नंबर। इट मीन्स बीटा किसका सबसेट बन गया, q क्रॉस q का। बीटा किसका सबसेट था, q क्रॉस q का, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स थे वो किस टाइप के थे, ऑर्डर्ड पेयर थे। पहला एलिमेंट भी q से, दूसरा एलिमेंट भी q से। तो दैट मीन्स इफ वी नो दैट q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर विच इज काउंटेबल, and q cross q is also countable, and if q cross q is countable, then its subset which is beta is also countable. So beta is a countable base for tau, hence R2 is a second countable space. Is it clear or any doubt? हाँ जी बेटा, कुछ डाउट है किसी को, किसी भी बच्चे को? हाँ जी बेटा, बेटा दोबारा रिपीट करिए, क्या कह रहे हो, क्लियर आवाज नहीं समझ आ। स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल स्पेस। ओके, अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4, नोट वाला करवाती हूँ एक। लेट एक्स इज अनकाउंटेबल सेट एंड टू बी डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन x2 इज नॉट सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो ये पहले फर्स्ट काउंटेबिलिटी में भी आपके इस टाइप के एग्जांपल्स आए थे। तो जब भी आपको नोट प्रूव करना होता है तो आप सपोज करके चलते हो कि दैट स्पेस इज सेकंड काउंटेबल, एंड यू विल अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो first let us suppose that x2 is second countable space. If x2 is second countable, then there exists a countable base beta, ठीक है, of members b1 b2 b3 and so on for tau. According to definition of second countability, you have a countable base say beta, and members of beta are b1 b2 b3 and so on. It is a base for the topology tau. अब देखो, let x be any point belonging to x. Okay, since we have tau is a discrete topology, so every subset of x is open because we have discrete topology on x. So every subset of x is open set. So singleton x is also open, and x belonging to singleton x, it means singleton x becomes a neighborhood of x. ठीक है, तो सिंगलटन x नेबरहुड बन गया आपका x का। अब जो बेस की कंडीशन होती है सेकंड वाली, वो हम अप्लाई कर रहे हैं कि पॉइंट और उसके नेबरहुड के बीच में एक बीटा बेस का मेंबर एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है, क्योंकि बीटा आपको बेस गिवन है। तो पॉइंट है आपका एक्स और उसका नेबरहुड क्या है आपके पास, सिंगलटन एक्स। तो इन दोनों के बीच में आपके पास एक बीटा का मेंबर एग्जिस्ट करेगा और वो मेंबर आपने चूज कर लिया बी एक्स। लेट अस से दैट मेंबर इज बी एक्स। सो एक्स बिलोंगिंग टू बी एक्स इज कंटेन इन सिंगलटन एक्स। इसका मतलब सिंगलटन एक्स और बी एक्स दोनों इक्वल हो गए। अब जब आप कोई दूसरा पॉइंट उठाते हो, अब पहले मैंने एक्स पॉइंट उठाया था एक्स से, तो आपके पास वो सिंगलटन एक्स और बी एक्स इक्वल आ गए। जब आप एक्स से डिफरेंट कोई वाई अनदर पॉइंट उठाते हो एक्स सेट से, तो आपका इसी प्रोसेस के थ्रू सेम जब यही प्रोसेस आप अप्लाई करोगे तो बी वाई और सिंगलटन वाई इक्वल आ जाएंगे। इट मीन्स when you have taken x not equal to y, singleton x also not equal to singleton y, and if singleton x and singleton y are not equal, then singleton x is equal to bx and singleton y is equal to by, so bx is not equal to by। यानी कि आपने क्या चीज प्रूव की कि यदि आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स स्पेस से लेकर चलते हो तो आपके पास दो डिस्टिंक्ट मेंबर बीटा से जरूर एग्जिस्ट करेंगे। आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हो, ये बीच का जो भी आपने वर्क डन किया है इसके थ्रू आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेकर चलते हैं एक्स से तो उन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास दो डिस्टिंक्ट मेंबर्स बीटा से भी एग्जिस्ट करते हैं। Yeah, that is for two different elements in X we obtain two different members of beta। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीटा के अंदर मेंबर्स हैं या तो वो इक्वल होंगे जितने X के अंदर मेंबर्स होंगे। आपको क्या लग रहा है इस चीज से? आपको तो मेरे ख्याल से इक्वालिटी लग रही होगी कि जितने मेंबर X के अंदर हैं उतने ही मेंबर उसके अंदर होंगे बीटा के अंदर। बोलिए ये लाइन समझ आ रही है? नंबर ऑफ मेंबर्स इन बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। ये लाइन आपको कहां तक क्लियर हो रही है? बोलो बेटा जल्दी। दोबारा से बता दो मैम। क्या दोबारा से बताना है? बोलिए क्या चीज रिपीट करूं? देखिए जब आप एक्स, हम एक्स के पॉइंट को कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, एक्स सेट के एक पहले एक पॉइंट लिया स्मॉल एक्स, ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक बी एक्स आ गया और वो बी एक्स आपका सिंगलटन एक्स के इक्वल है। इतना समझ आया सभी को? इतना समझ आया कि ठीक है। फिर अगर हम इसी प्रोसेस को दूसरे पॉइंट के ऊपर, सपोज मैं दूसरा पॉइंट ले लेती हूँ वाई, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे जब आप इसी प्रोसेस को रिपीट करोगे मीन्स तो आपके पास एक मेंबर आएगा बी वाई जो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंगलटन वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब आप तीसरा पॉइंट लोगे तो आपके पास मान लो जेड ले लिया सपोज, तो बी जेड आएगा, बी जेड और सिंगलटन जेड इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं बीटा के या तो इक्वल होंगे एक्स के एलिमेंट्स के साथ और या फिर बीटा के मेंबर्स ज्यादा होंगे एक्स के एलिमेंट से। क्यों होंगे ज्यादा? देखो ध्यान से, आप ये कह रहे हो कि अगर आप एक्स पॉइंट लेकर चलते हो एक्स से तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक नेबरहुड आपने सिंगलटन एक्स लिया, लेकिन ए और जो वो नेबरहुड है वो इक्वल आ जाता है किसके, बी एक्स के। लेकिन सिर्फ एक अकेला यही नेबरहुड थोड़ी ना होगा, ध्यान से सोचो, सिर्फ एक अकेला यही नेबरहुड थोड़ी ना होगा। यस मैम। और भी तो नेबरहुड होंगे ना एक्स के। ये तो हम सिर्फ एक नेबरहुड हमने लिया था, जब और नेबरहुड होंगे एक्स के तो फिर आपके पास कोई दूसरा सेट आएगा जो उसके इक्वल आ जाएगा। बात समझ आ रही है? यहाँ पर तो सिर्फ हमने एक नेबरहुड करके ये दिखा दिया कि वो जो नेबरहुड है एक्स का वो आपका बी एक्स के इक्वल आ गया, लेकिन जो दूसरा कोई और भी तो नेबरहुड होगा ना उसका, सिर्फ एक पॉइंट का एक ही नेबरहुड थोड़ी ना होता है। अगर कोई भी ओपन सेट जो एक्स को कंटेन करता है उसके अंदर चाहे 2 मेंबर है, चाहे 4 मेंबर है, चाहे 10 मेंबर है, वो सारे ही नेबरहुड बनेंगे आपके एक्स के।
ऐसे ही इसका मतलब क्या है, चलो अगर हम आप ये भी नहीं लेके चलते, आप सिर्फ इतना ही लेके चलो कि बीटा के मेंबर इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स के, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, जैसे आपने एक्स का पॉइंट लिया वो इक्वल आ गया आपके पास उसके बीटा के मेंबर के बी एक्स के। जब आपने दूसरा पॉइंट लिया एक्स का वाई तो वो इक्वल आ गया बी वाई के। इसका मतलब आपको लग रहा है कि जितने मेंबर एक्स के अंदर हैं उतने ही मेंबर आपके बीटा के अंदर है। तो इक्वालिटी आ गई ना कि दोनों मेंबर्स इक्वल हैं। लेकिन ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, जबकि आपको एक्स तो क्या दिया हुआ है, अनकाउंटेबल, और बीटा क्या है आपके पास, काउंटेबल। हाउ इट कैन पॉसिबल कि बोथ एलिमेंट्स ऑफ बीटा एंड एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर इक्वल? It is not possible that elements in a countable set and elements in a uncountable set are equal. So it is a contradiction according to given condition that x is uncountable. Hence our position is wrong. Therefore space is not second countable. Is it clear? बोलिए, समझ आ रही है? जल्दी बोलो बेटा, बेटे समझ आई है, क्लियर हुई है? क्योंकि ऐसी ऐसी आगे भी थ्योरम्स आनी है आपकी। जब भी आपको स्पेस को नॉट सेकंड काउंटेबल दिखाना है तो आपका यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा अगेन एंड अगेन। चाहे स्पेस कोई भी दिया हुआ है, आपका स्ट्रक्चर यही वाला फॉलो होना है थ्योरम के प्रूफ के लिए। तो बोलिए, ये चीज आपको क्लियर हुई है यहाँ से? यस मैम। ठीक, अगर आपको ये ग्रेटर ग्रेटर वाली चीज समझ नहीं आ रही तो आप एक बार इक्वालिटी लेके कर लो, क्योंकि डायरेक्ट जब हम देख रहे हैं तो डायरेक्ट तो यही आपको लग रहा होगा कि जब भी आप कोई मेंबर एक्स से लेते हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक मेंबर, मान लो एक्स लिया तो बी एक्स आ गया, और बी एक्स और एक्स क्या है, इक्वल है। फिर आपने जब वाई उठाया एक्स से तो आपके पास वाई और बी वाई इक्वल आ गए। इसका मतलब जितने पॉइंट्स आपके एक्स में हैं उतने ही पॉइंट आपके बीटा में है। इस एक किस्म से चलो यही कह लो कि दोनों की कार्डिनैलिटी इक्वल हो गई। कार्डिनैलिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक्स सेट आपका अनकाउंटेबल गिवन है और बीटा आपका काउंटेबल बेस है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट के कार्डिनैलिटी इक्वल हो, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, इसका मतलब हमने जो पोजीशन की थी वो रॉन्ग है। अब ये जो नेक्स्ट है, ये देखिए, ये सेम है, एक्स अनकाउंटेबल है। अब ऊपर वाले थ्योरम में तो आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजी गिवन थी, पर यहाँ पर आपके पास वो फाइनाइट टोपोलॉजी है। वही सेम आपने स्पेस को क्या प्रूव करना है, नॉट सेकंड काउंटेबल प्रूव करना है। ठीक है, तो ये थ्योरम मैं आपको आपके लिए छोड़ रही हूँ, नॉट सेकंड काउंटेबल वाली यही सेम। मैं आपको ये पी इंक्लूजन वाली है, एक मैं आपको करवाती हूँ पी एक्सक्लूजन वाली। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 7। लेट एक्स बी अनकाउंटेबल सेट, पी बी एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एक्स, तो is equal to a contained in x such that p doesn't belongs to a union x. It means it is a p exclusion topology on uncountable set x. Then prove that x2 is not second countable. So let us suppose x2 is second countable. If x2 is second countable, then there exists a countable base beta is equal to b1 b2 b3 and so on for 2. ठीक है, अब ध्यान से समझिए बेटा, आपने एक पॉइंट लिया एक्स एक्स से, लेकिन कंडीशन क्या है, वो एक्स पॉइंट आपका पी से डिफरेंट है। ठीक है, आपने एक एक्स पॉइंट लिया एक्स से, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पी इसका मतलब सिंगलटन एक्स में नहीं है। अगर एक्स और पी दोनों नॉट इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पी है आपका वो सिंगलटन एक्स में नहीं है। तो अगर P सिंगलटन x में नहीं है तो सिंगलटन x आपका टो में चला गया, क्योंकि टो के अंदर आपके वही मेंबर्स हैं जिनके अंदर P इंक्लूडेड नहीं है। अब सिंगलटन x में P इंक्लूडेड नहीं है, इट मीन्स सिंगलटन x बिलोंग्स टू टाउ। इसका मतलब सिंगलटन x क्या बन गया आपका, ओपन सेट बन गया। ओपन सेट बन गया और x इसके अंदर बिलोंग भी करता है, दैट मीन्स सिंगलटन x इज अ नेबरहुड ऑफ x।
देखिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी काम वही हो रहा है सेम। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो हमें ओपन प्रूव करने की नीड ही नहीं थी, क्योंकि वी नो दैट एवरी सबसेट इज ओपन, तो सिंगलटन एक्स भी ओपन ही था डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी से। यहाँ पर पहले हमने सिंगलटन एक्स को नेबरहुड बनाने के लिए उसको ओपन दिखाना पड़ा, और उसको ओपन दिखाने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो पी पॉइंट है वो आपका सिंगलटन एक्स में नहीं है, क्योंकि टो के अंदर वही मेंबर जाएगा जिसके अंदर पी पॉइंट नहीं होगा। अब सिंगलटन एक्स में पहले हमने ये प्रूव कर दिया कि सिंगलटन एक्स में पी बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स singleton x is a member of टो and singleton x is a member of टो and x belongs to singleton x means singleton x is a neighborhood of x। अब फिर वही सेम चीज, बीटा बेस है, आपके पास पॉइंट भी है, आपके पास नेबरहुड भी है। बीटा बेस की डेफिनेशन आप लगा दीजिए कि इन दोनों के बीच में, पॉइंट और नेबरहुड के बीच में एक आपके पास बी एक्स मेंबर आ गया। तो वही सेम चीज देखो, बी एक्स और सिंगलटन एक्स इक्वल हो गए। अब अगर आप कोई दूसरा पॉइंट वाई लेकर चलते हो जो आपका एक्स से डिफरेंट है, ठीक है, और एक्स आपका किससे डिफरेंट था, पी से डिफरेंट था, यानी कि वाई एक्स और पी तीनों ही डिफरेंट हो गए आपके, तो आपके पास एक बेस का मेंबर बी वाई आएगा, सच दैट बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका सिंगलटन वाई हो जाएगा। यानी कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी आप दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर चलते हो एक्स के जो कि पी से डिफरेंट होने चाहिए, तो आपके पास दो डिफरेंट मेंबर्स बीटा से एग्जिस्ट कर जाते हैं, सच दैट now we can say that number of elements in beta is greater than or equal to number of elements in space x, but it is not possible because beta is countable and x space is uncountable। वही सेम चीज है ना, देखिए सेम थ्योरम है ना वही वाली। क्लियर हो रही है सभी को? हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. तो ये सारी थ्योरम्स जिसमें भी आपको सेकंड काउंटेबल प्रूव करना है वो सारी आपकी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगी, ठीक है। अब ये वाली इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आगे ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेकंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होता है। वैसे भी जनरली आप पहले माइंड में सोच कर देखा करो, सेकंड काउंटेबल का मतलब है लोकल बेस, और सॉरी काउंटेबल बेस, और फर्स्ट काउंटेबल का क्या मतलब है, काउंटेबल लोकल बेस। तो कौन सी कंडीशन वास्ट है और कौन सी कंडीशन आपकी छोटी है, दैट मीन्स कौन सी बड़ी है। लोकल बेस वाली कंडीशन छोटी है और बेस वाली कंडीशन आपकी बड़ी है। बात समझ आ रही है? दैट मीन बेस इंप्लाइज लोकल बेस हो सकता है, बट लोकल बेस कोई जरूरी नहीं है कि बेस को इंप्लाई करेगा। ये चीज समझ आ रही है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए एवरी सेकेंड काउंटेबिलिटी इंप्लाइज फर्स्ट काउंटेबिलिटी बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो हमने ये तो ये थ्योरम करनी है, सेकेंड काउंटेबिलिटी इंप्लाइज, और इसके कन्वर्स के लिए एक एग्जांपल आपको देना है। तो ये जो आज एग्जांपल्स किए हैं ना आपने, और जो आपको आपने फर्स्ट काउंटेबिलिटी वाले चैप्टर में एग्जांपल किए थे, उन्हीं में से आपको एक एग्जांपल ढूंढना है, यानी कि एक ऐसा स्पेस ढूंढना है। अब आपने बहुत सारे स्पेस के एग्जांपल्स कर लिए, इनडिस्क्रीट का किया, डिस्क्रीट का, पी इंक्लूजन एक्सक्लूजन के आपके आ जाएंगे, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस का आ गया, आपका को फाइनाइट का आ गया। तो इन्हीं में से कोई ना कोई स्पेस ऐसा होगा जो आपका फर्स्ट काउंटेबल तो बनता होगा लेकिन सेकंड काउंटेबल नहीं बनता होगा। तो वो एग्जांपल आपने एक ऐसा ढूंढना है और वही एग्जांपल इसके कन्वर्स पार्ट में आपका आ जाएगा, ठीक है। बस फिर आपकी ये दो थ्योरम्स हैं, फिर उसके बाद आपका सेपरेबल स्पेस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं ये थ्योरम, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। और नेक्स्ट आपकी है एवरी फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी डिजॉइंट ओपन सबसेट्स ऑफ ए सेकंड काउंटेबल स्पेस इज काउंटेबल, ठीक है। उसके बाद आपका सेपरेबल स्पेस आ जाएगा। सेपरेबिलिटी आपने रियल एनालिसिस में की हुई है? मुझे लगता है आप लोगों ने सेपरेबिलिटी की हुई है। सेपरेबल सेट क्या होते हैं, की हुई है ना? हाँ जी, Yes, ma'am.
क्या होते हैं सेपरेबल सेट्स? A set is said to be separable if it has countable dense subset. अगर किसी सेट का काउंटेबल डेंस सबसेट एग्जिस्ट करता है तब उस सेट को हम क्या बोलेंगे? सेपरेबल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेपरेबल स्पेस आ जाएगा। अगर किसी स्पेस में काउंटेबल डेंस सबसेट है तो दैट मीन्स ये वही, देखिए ये सारे पिछले बेसिक्स चल रहे हैं अब आपके। अब आपने जो डेंस वाला हमने क्लोजर निकाले थे, ध्यान है आपको? जब मैंने आपको बेसिक्स करवाई, क्लोजर्स, ओपन सेट्स, डिराइव्ड सेट, डेंस सबसेट्स, तो अब यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस को आपने सेपरेबल प्रूव करना है। इट मीन्स आपने क्या प्रूव करना है? उसका एक काउंटेबल डेंस सेट होगा। तो आपने पीछे डेंस सेट निकाले हुए हैं कि आर का डेंस क्या होता है, आर के अंदर डेंस सेट, ये चीजें आपको अगर माइंड में है, तभी मैंने आपको बार बार बोल रही थी कि रिजल्ट आपको माइंड में रखने बहुत जरूरी है कि उसका क्लोजर क्या होता है, क्यू का क्लोजर क्या है, आर का क्लोजर क्या है, जेड का क्लोजर क्या है, ऐसे ही जेड का डैश यानी कि डिराइव्ड सेट क्या होता है, ऐसे ही डेंस सेट किसके अंदर क्या होता है, डिस्क्रीट के अंदर डेंस कौन सा है, इनडिस्क्रीट के अंदर डेंस सेट कौन सा होता है। तो ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप एकदम से माइंड में आपकी वो चीज स्ट्राइक कर जाएगी। अब यहाँ पर यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस को आपने सेपरेबल प्रूव करना है। दैट मीन्स आपने काम तो सारा डेंस सेट के ऊपर ही करना है ना। तो अगर आपको ये पता है कि आर का डेंस कैसे निकालते हैं और क्या कौन सा होता है आर के अंदर डेंस सबसेट, ठीक है, तो आपको और वो सिर्फ क्या देखना पेंडिंग रह जाएगा कि क्या वो काउंटेबल है, तो आपका यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस सेपरेबल हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखो, को फाइनाइट स्पेस इज सेपरेबल। अगर आपने को फाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर पहले डेंस सबसेट्स निकाले हुए हैं और वो आपको आते हैं, तो आपका ये थ्योरम सेपरेबिलिटी वाली अपने आप ही प्रूव हो जाएगी। तो ये सारी वही डेंस सबसेट्स के ऊपर काम है। अगर आपने ये वही आगे देखो, 4-5 टोपोलॉजीज हैं जो आपकी रिपीट होएगी पूरे थ्रू आउट टोपोलॉजी 1 में भी और टोपोलॉजी 2 में भी। डिस्क्रीट, indiscrete, co-finite, co-countable, co-countable, co-finite are almost same. P inclusion, P exclusion and usual topological space, ये 6 और 7 टोटल टोपोलॉजीज हैं। इन्हीं के ऊपर सारा वर्कआउट होना है, चाहे वो क्लोजर का है, चाहे वो आपका काउंटेबिलिटी का है, फर्स्ट काउंटेबल का है, सेकंड काउंटेबल का है, डेंस सबसेट्स का है। तो यही 6-7 टोपोलॉजीज बार बार घूम घूम कर आपकी हर एक टॉपिक्स के अंदर आएंगी। तो इसलिए इनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर कल करते हैं। आपने तब तक इसको करना है, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। ये तो मैं हनी हूँ मम्मी।